नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले की तेज खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नियमित पदोन्नतियों से कार्मिकों की वर्क परफॉर्मेंस हुई श्रेष्ठ। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन हुई कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल, कोटा जिले की 3 पंचायत में शुरू हुई बर्तन बैंक, आम जनमानस को मिलेगा फायदा। भजनलाल सरकार खेलों और खिलाड़ियों को दे रही है बढ़ावा, युवाओं को किया जा रहा है स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक। प्रदेश में अवैध यूरिया भंडारण को लेकर बेहद सजग है भजनलाल सरकार। टोंक में जब्त किए गए 4000 से ज्यादा यूरिया के बैग और खाली कट्टे। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर ने मुलाकात की। श्री शर्मा ने उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। आपको बता दें कि इसी अवसर पर श्री शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन भी किया और इसी दौरान दोनों के बीच विधायी प्रक्रियाओं, सुशासन और राज्य के मध्य आपसी सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्मिकों के कल्याण के लिए संकल्पित है। राज्य बजट में इस संबंध में अनेक घोषणाएं की गई और ये समय पर पूर्ण हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन 1 अप्रैल को अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, कैमरामैन और वरिष्ठ छायाकारों की अंतिम वरिष्ठता सूची भी जारी कर दी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री सुनील शर्मा ने बताया कि समय पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने से विभाग में कार्मिकों की नियमित पदोन्नति सुनिश्चित हो रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसकी पालना में ये कार्रवाई की गई है। विभाग के कार्मिकों में इस बारे में जबरदस्त उत्साह है और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी प्रकट करते हुए ये कहा कि इससे ज्यादा प्रसन्नता की कोई भी बात नहीं हो सकती कि कर्मचारी हितैषी ये सरकार हमें परिवार का अभिन्न अंग मानती है। बढ़ते हैं आगे, जहां सूबे की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रही। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भजनलाल सरकार के विकास कार्यों का भी जिक्र किया, साथ ही सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी अभूतपूर्व बताया। बात अब उदयपुर जिले की, जहां प्रदेश के जन स्वास्थ्य और भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भजनलाल सरकार ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की निर्बाध आपूर्ति हेतु पुख्ता व्यवस्था भी की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करने का अभियान समय समय पर चलाए जा रहे हैं और उसी के अनुरूप जोधपुर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स मीट का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं की खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विधायक कोटे से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, इसी तरह राजस्थान के दूसरे महाविद्यालय में भी इसी तरह का आयोजन किया जाना चाहिए। बात अब सलुम्बर विधानसभा की, जहां सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त ने बुधवार को सहकारिता विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मंत्री श्री दत्त ने जिलेवार समर्थन मूल्य खरीद की तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारी संस्थाओं की मजबूती के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आगामी समय में सहकारिता विभाग को और भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। चलते हैं झुंझुनू जिले की तरफ, जहां राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक नई पहल, एक प्रदेश एक परीक्षा के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर किया है। जी हां, इसी के तहत पूरे राजस्थान में एक ही पेपर और एक ही टाइम टेबल लागू किया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता बनी रहेगी। पहले जहां परीक्षा का टाइम टेबल और पेपर जिला स्तर पर तैयार होते थे, वहीं अब शिक्षा विभाग ने इसे राज्य स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया है। साथ ही पहले नोडल स्कूलों में रखे जाने वाले प्रश्न अब थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे। 9th और 11वीं की राज्य समान परीक्षा के तहत परीक्षा का आयोजन होना डायरेक्टर साहब के निर्देशानुसार 24 अप्रैल से परीक्षा का पहला पेपर है और झुंझुनू जिले में 9th में तो अपने छात्र संख्या है वो 30,818 है और 11वीं क्लास में 30,398 बच्चे हैं टोटल और कुल अपने 61,216 इसके साथ स्टूडेंट 9th और 11वीं में और उनकी पूरी व्यवस्था है जो निदेशालय से निदेशक महोदय के जो आदेश और निर्देश हैं, वैसे ही जैसे पेपर अब चल रही है, परीक्षा चल रही है बोर्ड की अपनी 10वीं और 12वीं की, उसी सुरक्षा के उन्हीं मापदंडों के उन्हीं SOP के तहत इन पेपरों को भी यहाँ जब भी ऊपर से आदेश आ जाएगा उच्च अधिकारियों का,
तो यहाँ ब्लॉक वाइज उनको बांट दिया जाएगा और उसके बाद में प्रॉपर जो अलमारियों में थाने में रखे गए हैं अब जो 10वीं और 12वीं के वैसे ही पेपर थाने में रखे जाएंगे और कड़ी सुरक्षा के भी बीच और सारे मापदंडों के अनुरूप इन पेपरों के माध्यम से बच्चों की 9th और 11वीं के बच्चों की परीक्षा होगी और 8 मई तक ये परीक्षा चलेगी, 24 अप्रैल से लेकर 8 मई तक। बात अब टोंक जिले की, जहां भजनलाल सरकार किसानों के हित में अवैध यूरिया भंडारण को लेकर सजग है और इसी क्रम में राज्य के कृषि विभाग ने अवैध यूरिया भंडारण पर कार्रवाई करते हुए 4000 से अधिक यूरिया के बैग और खाली कट्टे बरामद किए हैं। जिले में अवैध भंडार की सूचना पर हुई संयुक्त निदेशक गुण नियंत्रण श्री के मंगल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ ये कार्रवाई की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुओं का समय पर उपचार हो और उसी के लिए पशु चिकित्सालय में बेहतर पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसी के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पशुपालन विभाग के एडिशन डायरेक्टर श्री मनमोहन नागौरी ने लूणी ब्लॉक के सभी पशु चिकित्सालय का बारीकी से निरीक्षण किया। इस समय लूणी से बोल रहा हूँ। लूणी में हमारे जो एमयू के प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर धीरेन्द्र जी पटेल, इन्होंने अभी विष्णुनगर में कैंप लगाया है और इनसे जो चर्चा हुई है, इनके द्वारा इस एरिया में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। एवरेज इनके द्वारा बताया गया है कि 4-5 कॉल अटेंड की जाती है, साथ में कैंप भी लगाया जाता है। तो ये हमारी एमयू ड्यूल पर्पज पे काम कर रही है। इसके द्वारा सुबह 9 से 12 तक कैंप लगाया जाता है, जो पर्टिकुलरली उस एरिया में जो भी रिमोट एरिया के जो विलेज होते हैं वहाँ पर। भजनलाल सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए केकड़ी से जयपुर के लिए नॉन स्टॉप एसी डीलक्स बस सेवा शुरू की है। जी हां, विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा को रवाना किया है। विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यातायात सुगम बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने रोडवेज बस सेवा शुरू की है और आगामी दिनों में केकड़ी में रोडवेज डिपो खुल जाएगा। इसके बाद ही सभी शहरों और धार्मिक स्थलों से सीधी बस सेवा भी शुरू हो जाएगी। भजनलाल सरकार के कार्यकाल में बूंदी शहर अब विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने बुधवार को शहर में संचालित सीवरेज, पर्यटन विकास आदि कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय अवधि में कार्यों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। सीकर जिले की धौद पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। पंचायत समिति धौद की आज साधारण सभा की बैठक नियत समय पे 11:30 बजे स्टार्ट हुई। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने आज विशेष तौर से बिजली का मुद्दा उठा, जिसमें गाँव में बीच रास्ते पे, बीच रोडों पे पोल लगे हुए हैं। उसके लिए सर्वसम्मति से सदन ने यह फैसला लिया है कि जनहित में बिजली बोर्ड ऐसे पोलों को उठाए और बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने भी यही जवाब दिया है कि जनहित में हम जनरल सर्वे करके सब रास्तों पे या जहाँ रोड है या जहाँ गांव का मुख्यालय है वहाँ से बिजली बोर्ड के ये पोल हम शिफ्ट करेंगे। विशेष तौर से कुछ ऐसे इश्यूज थे जो हमारे टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए भी मुद्दा उठा है। उन सड़कों को रिपेयर करेंगे या नहीं बनाएंगे। एक नरेगा में जो 10 साल पहले और 5 साल पहले जो सड़कें बनी हुई है, उनके लिए हमने सर्वसम्मति से इस बात का प्रस्ताव लिया है कि दोबारा उन सड़कों का सर्वे करके नई सड़कें वहाँ बनाई जाए और नरेगा के थ्रू वो सड़कें बनाई जाए। हमारे नरेगा के श्रमिकों के जो पैसे 1.5 साल से नहीं आ रहे हैं, उसके लिए भी हम इस बात का प्रयास किया है कि जल्दी ही जिला परिषद की बैठक होगी। बैठक में भी हम प्रयास करेंगे कि भाई हमारे श्रमिकों के पैसे समय पे आएँ। जो उनके पैसे हमारे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 100 और 150 के आसपास ही पैसे आते हैं, वो पैसे कम आते हैं। इस बात का भी हमने अधिकारियों को ताकीद किया है और कहा है कि भाई कम से कम नॉमिनल जो 267 के आसपास जो उनको मिलना चाहिए प्रतिदिन, वो रुपये तो उनको मिले। ऐसे हमारे कई इश्यूज थे। पानी के लिए हमारे जिला पंचायत समिति मेंबर्स ने और सरपंचों ने इस बात को उठाया है कि ये कंटीजेंसी का समय पे लोगों को ट्यूबवेल लगे, लोगों को पानी मुहैया कराया जाए। विशेष तौर से एक इश्यू और भी आया जो हमारे जनरल कैटेगरी में कनेक्शन लोगों के रुके हुए हैं। फसली समय है, अभी जैसे ही फसल बोई जाएगी रबी की फसल, उसके लिए हमने उनको इस बात का आदेशित किया है कि भाई समय पे आप लोगों को कनेक्शन जारी करें, जिससे लोगों के काश्तकारों को कनेक्शन रिलीज हो।
कोशिश की है। सदन ने इस बात की, उनको सब लोगों ने मिलजुल के इस बात की व्यवस्था की है कि वो जीता हुआ जनप्रतिनिधि या कोई हारा हुआ कभी एमएलए रहा हुआ हो या कोई ऐसा प्रतिनिधि रहा हो तो उसका यदि कोई नाम लिखा जाता तो उससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन यदि कोई भी नहीं रहा, कभी भी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है, तो उसके लिए सदन ने एक व्यवस्था दी कि हम कोशिश करेंगे आगे इस बात को भिजवा देंगे। ये बात कही। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश अनुसार बुधवार को बामनबास पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोठ में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। हिंडौली उपखंड क्षेत्र में बढ़ रही लू को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। गर्मी के मौसम को देखते हुए आवश्यक दवाओं और जांच की सुविधा को लेकर संबंधित स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही लू के लक्षण नजर आने पर उचित सावधानी बरतते हुए उपचार करने और बचने की भी जानकारी दी गई। राजसमंद जिले को 4 और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की राष्ट्रीय स्तरीय कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया। जी हाँ, इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और नलसा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री BR गवाई मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 5 अप्रैल का मुख्य रूप से कार्यक्रम है, एक दिन का। 4 तारीख की शाम तक सभी जजेस देर रात्रि तक या 5 की सुबह तक जजेस साहिबान आएंगे, हमारे मेहमान। और आने के बाद सबसे पहले दिन में पिपलांत्री गांव, जो कि एक बड़ा पर्यावरण क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उस पिपलांत्री गांव का दौरा करेंगे और उसके बाद में लंच के बाद सेमिनार का आयोजन होगा। ये एक दिन का मूल रूप से जस्टिस BR गवाई साहब ने जो जजमेंट दिया था प्री प्लानिटरी मॉडल, बिल्कुल ऐसा है। अभी करीब 2-2.5 महीने 3 महीने पहले जस्टिस गवाई साहब और संदीप मेहता साहब की बेंच ने एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उसमें पिपलांत्री के मॉडल को डिस्कस किया गया है और निश्चित रूप से पिपलांत्री एक ऐसा मॉडल दिया हुआ है इस गांव ने जो कि लगभग हर गांव में लागू होना चाहिए। भजनलाल सरकार ने स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजस्थान अभियान के तहत नगरों और शहरों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसी दिशा में निम्बाहेड़ा नगर में उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचौली के निर्देश पर नगर परिषद टीम ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की है। इसी अभियान का उद्देश्य नगर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। बीकानेर शहर में सरकार ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर बनाने हेतु इस बजट में DPR तैयार करने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के म्यूजियम पॉइंट पर फ्लाईओवर बनाने के लिए कार्य योजना पर 1 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपालना में प्रदेश में 1000 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक शुरू किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कोटा जिले की 3 पंचायत में बर्तन बैंक शुरू हुई। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत में प्रदेश की पहली बर्तन बैंक प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। मुख्यमंत्री की इस योजना से एक तरफ किसान के खेत सुरक्षित हो रहे हैं तो दूसरी तरफ किसान को आर्थिक मदद भी मिल रही है। कृषि विभाग के माध्यम से सरकार खेतों के चारों तरफ तारबंदी के लिए सब्सिडी दे रही है। साथ ही अगर किसान समूह में मिलकर अपने खेतों की तारबंदी करवाएंगे तो उसमें भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। जो सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाएंगी वित्तीय वर्ष 2025-26 में, उसमें विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम किसानों के हित की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैं तारबंदी योजना के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और इसमें यही प्रावधान है कि कोई भी किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कराएं और अपनी फसल को जंगली जानवर हैं या आवारा जो पशु हैं उनसे बचाव करें। जैसा कि आप हम देखते हैं काफी बार जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत ज्यादा हमारे फसलों को नुकसान हो जाता है। तो सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष तक तो ये प्रावधान था कि भाई एक ही जगह एक किसान की कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास में हमने किसानों की जो भावनाएं थी उनको भिजवाया और हमने आधा हेक्टेयर तक का इसमें रिलैक्सेशन चाहा था और सरकार ने उस पर ध्यान रखते हुए इस वित्तीय वर्ष से एक किसान के लिए आधा हेक्टेयर जमीन पर भी तारबंदी करने के लिए इसमें प्रावधान लागू किए हैं। और इसमें यह है कि किसान समूह में भी तारबंदी करा सकते हैं। सब्सिडी के प्रावधान की जहां तक बात है तो बहुत अच्छे प्रावधान सरकार ने इसमें किए हुए हैं। कोई भी किसान भाई तारबंदी कराना चाह रहा है तो उसको 50% का अनुदान या 100 रुपये पर रनिंग मीटर का लाभ उसको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और यदि किसान लघु और सीमांत श्रेणी के काश्तकार हैं तो ऐसी स्थिति में उनको 60% सब्सिडी उसमें देगी, या हम ये कह सकते हैं कि 120 रुपये प्रति रनिंग मीटर का उसको अनुदान दिया जाएगा।
सरकार की इसमें एक मंशा ये है कि किसान आपस में सामुदायिक रूप से मिलकर ये काम करें, समूह में मिलकर इस काम को करें। और यदि 10 या इससे अधिक किसान हो और 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर किसान समूह में रहकर तारबंदी का कार्य करवाते हैं तो वहां पर 70% अनुदान इसमें देय होगा, या ये हम कह सकते हैं कि 140 रुपये प्रति रनिंग मीटर तक का भी इसमें अनुदान देय होगा। तो बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष की हम बात करते हैं तो 3,35,000 मीटर का टारगेट हमारे जिले को मिला था, और जिसमें से 2,32,000 मीटर का लक्ष्य हमारे जिले ने प्राप्त किया है। या हम ये कह सकते हैं 2,32,000 मीटर में अनुदान हमने किसानों को उपलब्ध कराया है। और आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इस योजना का बहुत प्रचार प्रसार करेंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी टारगेट इस जिले को मिलेंगे उनकी हम 100% प्राप्ति करेंगे। मैं पीसी मीना, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अलवर। बारा के छबड़ा उपखंड कार्यालय पर बुधवार को राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपखंड अधिकारी द्वारा राजस्व कार्य, नामांतरण, सीमा ज्ञान, भूमि आवंटन, वसूली, न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान सरकार राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष वन विभाग ने जिले में पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। जिला वन अधिकारी श्री वी चेतन कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष विभाग द्वारा 5,70,000 पौधे एनजीओ विभाग और आमजन के माध्यम से वितरित किए गए थे और पौधारोपण भी किया गया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप विभाग द्वारा इस वर्ष इस लक्ष्य को बढ़ाया गया है और 9,10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट स्कीम के अंतर्गत पिछले साल मानसून सीज़न में विभाग द्वारा 5,70,000 पौधे जो हैं विभिन्न विभागों को, आमजन को एवं नागरिक को वितरित किया गया। और इस साल हम लगभग 9,10,000 पौधे राज्य सरकार की हरियालो राजस्थान एवं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट स्कीम के अंतर्गत विभिन्न विभागों को और आमजन को उपलब्ध कराया जाएगा। इस साल का जो टारगेट है पिछले साल के टारगेट के लगभग 1.5 गुना अधिक किया गया है। और मेरी आमजन से एक रिक्वेस्ट है कि इस आने वाले मानसून में अधिक से अधिक जो हमारे नर्सरियों से पौधे ले जाए और पौधारोपण करने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। खबर अब झुंझुनू से, जहां गर्मी का मौसम आ गया है और इसे लेकर चिकित्सा विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। गर्मी में लू, हीट स्ट्रोक और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों के बढ़ने की संभावना को देखते हुए अस्पतालों में जरूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि विभाग के निर्देशों के मुताबिक झुंझुनू जिले के दोनों जिला अस्पतालों में 10-10 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं, जबकि प्रत्येक सीएचसी पर 5 और पीएचसी पर 2 बिस्तर अलग से रखे गए हैं। इससे गर्मी के मौसम में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। अभी लू तादाद के मौसम को देखते हुए जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों पर बेड आरक्षित किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड, सीएचसी में 5 बेड और जो हमारी पीएचसी पे 2 बेड आरक्षित किए गए हैं। सभी संस्थानों में बेड आरक्षित कर लिए गए। उसके अलावा सभी ब्लॉकों पे रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। और जिले में जो भी हमारे चिकित्सा संस्थान हैं, सभी संस्थानों पे जो एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, सभी को दोबारा से हमने उनकी सभी की रिपेयरमेंट करवा दिया गया है, ताकि आने वाले टाइम पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसी तरह लू तादाद के मौसम को देखते हुए जिले में सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई बिना पूछे, बिना कोई जानकारी के, बिना अनुमति के कोई किसी भी स्टाफ की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।